Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. आज हमारा 15 लेक्चर है और वीक 5 जनरल साइंस क्लास 8। और आज हमारे जो मौज़ूआत हैं ना वो दो हैं। एक इनमें से माइनर मौजू है कि व्हाट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी, और एक ज़रा बड़ा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। तो वी विल बी लुकिंग इनटू बोथ ऑफ दीज टू टॉपिक। बायोटेक्नोलॉजी, लेट अस बिगिन विद द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज एन इनिसेंट टेक्निक। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक एनिशेंट टेक्निक है, आज की नहीं। सदियों क्या और सेंचुरीज़ क्या इंसान जो हैं दे आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर मिलेनिया। फॉर एग्जांपल, मिल्क से योगर्ट बनाने का जो प्रोसेस है ये तकरीबन 5000 साल से ऑलमोस्ट फॉर 5 मिलेनिया 5000 साल से ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो ये यूज़ करते आ रहे हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, यानी मिल्क से योगर्ट बनाना। तो जो एनिसेंट सिविलाइजेशंस थी, जैसा कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, इराक की तहजीब, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन उसके ज़रा थोड़ा बाद, the people of those civilizations knew how to change milk into yogurt। साफ जाहिर है ये बैक्टीरिया करते हैं। तो अनविटिंगली, अननोइंगली ये जो लोग थे वो इस बात से आगाह थे कि मिल्क जो है ना इसमें बैक्टीरिया का कल्चर डाला जाए तो ये योगर्ट में चेंज हो जाता है। और ये कोई 5000 साल पहले, 5000 years ago इराक के और इजिप्ट के, मिस्र के लोग ये कर लेते थे। इसी तरह से चीज़, मिल्क से चीज़ बनाने का प्रोसेस, ये भी एनिशेंट प्रोसेस है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज़रा बाद का है। और 4000 years ago ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू मेक चीज़ फ्राम मिल्क। ज़ाहिर है ये बैक्टीरियल प्रोसेस है, बैक्टीरिया यूज़ होते हैं इस काम के लिए। इंशाल्लाह आगे ज़रूरत होगी तो मैं ज़रा वजाहत से बताऊंगा फिर। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की बड़ी एनिशेंट एग्जांपल्स हैं, और आज भी दुनिया भर में ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली उस ज़माने से लेकर आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। सिमिलरली इथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है, यानी शुगर्स को या स्टार्चेस को यूज़ करके और यीस्ट को इस्तेमाल करके अल्कोहल बनाना, इथेनॉल बनाना, ये भी एक एनिशेंट टेक्निक है, और ये भी इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ नहीं है, इंसान मिलेनिया से, सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब हुआ ये है कि 1970 के बाद इंसान जो है ना उसने बायोटेक्नोलॉजी को बाकायदा एक ब्रांच का दर्जा दे दिया बायोलॉजी का। तो लिहाजा बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसकी स्टडी होना शुरू हुई, और कई नई टेक्निक्स जो थी ना वो उनका इस्तेमाल शुरू हो गया, जो कि ज़माने कदीम में इस्तेमाल नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर
बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन प्रोडक्शन फॉर द पीपल हु आर सफरिंग विद डायबिटीज़। तो ये इंसुलिन प्रोडक्शन जो है ये बायोटेक्नोलॉजी की एक लेटेस्ट टेक्निक है, बड़ी मॉडर्न और बड़ी बेनिफिशियल। इंशाल्लाह इसके बारे में इस चैप्टर में आगे आ रहा है तो मैं ज़्यादा डिटेल से उस वक्त बात करूँगा इसके बारे में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में आई थिंक। लेकिन अब मैं कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं तो अब मैं ज़रा डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ बायोटेक्नोलॉजी को। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ branch or minor branch of biology, and in biotechnology we use cells belonging to plants, animals or bacteria or viruses for the beneficial aspects or for the benefit of humanity। यानी ज़िंदा चीज़ों के पार्ट्स को, ज़िंदा चीज़ों के सेल्स को इंडस्ट्री में इस तरह से इस्तेमाल करना कि उससे ह्यूमंस को, ह्यूमैनिटी को बेनिफिट हो, इस चीज़ को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ नहीं है, ऑल्दो नाउ इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन और ज़्यादा बारीक बीनी से इसकी स्टडी हो रही है, लेकिन ज़माने कदीम से बायोटेक्नोलॉजी जो है ना इसका इस्तेमाल इंसान करता रहा है। मैं दो एग्जांपल दोबारा से बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के इस्तेमाल की दूंगा जो कि इनिशेंट होंगी और दो मॉडर्न, और फिर हम ये बात ख़त्म करेंगे और हम इंशाल्लाह डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी आई डिफाइन अगेन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी यूज़ living organisms or cells or parts of cells of living organisms. For example, we use plant cells, we use animal cells, we can use bacteria or we can even use viruses for production of some products or for starting some process which ultimately will lead to benefit ऑफ मैन। तो लिहाजा इंसान की फलाह व बहबूद के लिए ज़िंदा चीज़ों के सेल्स का, ज़िंदा चीज़ों की बॉडीज़ का, उनके प्रोसेसेस का इस तरह से इस्तेमाल कि कुछ प्रोडक्ट्स बन सकें या इंसान को कुछ फ़वाइद हासिल हों, और ये काम इंडस्ट्रियल पैमाने पर करना, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की दो इनिशिएंट एग्जांपल्स हैं। एक है योगर्ट मेकिंग। बैक्टीरिया ऐसे जो कि लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं, ये मिल्क में डाले जाते हैं और ये मिल्क को योगर्ट में चेंज करते हैं, और ये एनिशेंट टेक्निक है। इसी तरह से अल्कोहल का बनाना और चीज़ का बनाना, ये एनिशेंट टेक्निक है और इंसान सदियों से इनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दो मॉडर्न टेक्निक हैं आजकल जो बड़ी रिसेंटली इस्तेमाल हो रही हैं और विच ऑफन आर कोटेड एज एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। ये इंसुलिन जो है ये हम उन इंसानों के इस्तेमाल के लिए पैदा करवाते हैं जिन्हें डायबिटीज़ होती है और जिनकी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन नहीं बन रही होती। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी की एक बड़ी रीसेंट और मॉडर्न एग्जांपल है। सिमिलरली बायोगैस, तो ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो थ्रो अवे हो, जो घरों से हम बाहर फेंक देते हैं, सब्जियों के छिलके या पोल्ट्री फार्म का वेस्ट या सीवरेज, इसको इस्तेमाल करके एनारोबिक बैक्टीरिया के ज़रिए
मीथेन गैस या बायोगैस पैदा करना, ये भी एक बड़ा मॉडर्न टेक्निक है और बड़ी अहम एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी की। और इंसान को इससे बड़ी उम्मीदें हैं कि इस प्रोसेस से हम दुनिया में जो एनर्जी की शार्टेज है उसको किसी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। तो यही कुछ था जो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने कहना था फ़िलहाल। इंशाल्लाह डीएनए की रेप्लिकेशन आज हम पढ़ेंगे अब ज़रा तफसील से। एंड देन इन द लेक्चर नंबर 16 ऑफ दिस वीक 5 वी विल स्टार्ट स्टडीइंग biotechnology with an example that how bacteria are modified and how insulin is produced. So let us begin and try to understand what we mean by DNA replication. So from DNA replication we mean that one single molecule of DNA can produce two molecules of DNA which are exactly alike each other, और इस चीज़ को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए की में फितरत ने ये एबिलिटी रखी है कि इट कैन मेक इट्स ओन एग्जैक्ट कॉपी, और इसकी यही अहलियत, इसकी यही एबिलिटी जो है ना, मेक्स इट सूटेबल मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। आप देखें लाइफ की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये है कि वो लाइफ को पैदा कर सकती है, सेल को पैदा कर सकता है, और डीएनए को पैदा कर सकता है। तो लिहाजा ज़िंदगी की बुनियाद फराहम करता है डीएनए, इसी वजह से, अपनी इस अहलियत की वजह से। अब हमें देखने हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है। हम समझ सकते हैं, और इसका थोड़ा पहले तज़किरा भी आ चुका है, कि डीएनए रेप्लिकेशन उस वक्त होती है जब क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, यानी व्हेन माइटोसिस हैव टू अक्कर और मियोसिस हैव टू अक्कर इन अ सेल at that time or before that time when cell have to undergo cell division, उससे पहले जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इस चीज़ को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, लेट अस सपोज इट हैव 2 chromosomes, although we will not be able to spot them, but if this cell have to undergo, then it's these 2 chromosomes, they will duplicate themselves, यूं हो जाए। तो ये जो क्रोमोसोम है ना दोनों, they have single chromatid in them while these 2 chromosomes have 2 chromatids in them। इनमें ये जो दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, ये वाले, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो लिहाजा एक नए सिस्टर क्रोमेटिड का पैदा होना, यानी यूं ये डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। और अब ये सेल विच हैव डुप्लीकेटेड इट्स क्रोमोसोम, विच द क्रोमोसोम ऑफ विच हैव रेप्लिकेटेड, दिस सेल कैन अंडरगो सेल डिवीजन, वेदर इट इज माइटोसिस या मियोसिस, कोई भी हो। लेट अस सपोज माइटोसिस है, तो ये सेल अब डिवाइड होगा एंड 2 डॉटर सेल्स पैदा होंगे। बोथ सेल विल हैव 2 क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड। आप देखें पेरेंट सेल में ये जो इससे पहले था यूं, देयर वर ओनली 2 क्रोमोसोम एंड बोथ दीज डॉटर सेल्स हैव 2 क्रोमोसोम्स ईच, और ये डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से हुआ है, अदरवाइज इनके अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाता। तो लिहाजा डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमोसोम में होती है। क्रोमोसोम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, या इसकी कंपोजिशन में शामिल है डीएनए 40% और प्रोटीन 60%। प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होती है क्रोमोसोम में, जिसको हिस्टोन कहते हैं। बहरहाल अब हमें ये समझना है कि क्रोमोसोम जो कि इनहेरिटेंस का मटेरियल है, यानी आधा स्पर्म से और आधा एग से जाइगोट को मिलता है, और एक नया सेल जिसे जाइगोट कहते हैं, वो एक नए इंडिविजुअल की ज़िंदगी के आगाज़ का बायस बनता है।
तो ये जो आधा आधा मटेरियल है स्पर्म और एग से मिलने वाला, ये जिन सेल से आता है यानी अपने पेरेंट सेल से, उनके अंदर क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। तो लेट अस बिगिन विद एन एग्जांपल। हम सपोज करते हैं कि यहाँ डीएनए का एक मॉलिक्यूल पड़ा है हमारे पास, और हम देखेंगे कि ये किस तरह से डुप्लीकेट करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। डीएनए का ये जो मॉलिक्यूल है ज़ाहिर है ये क्रोमोसोम के अंदर होता है, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी डीएनए ने रेप्लिकेट करना होता है तो इसके ये जो कॉइल्स हैं ना ये उतरते हैं। इसको हम अनकॉइलिंग भी कहते हैं या इसको हम अनवाइंड करना कहते हैं। तो डीएनए यूं सीधा हो जाता है यूं, और ये काम एक एंजाइम करता है जिसे डीएनए हेलिकेज कहते हैं। तो डीएनए हेलिकेज कम्स एंड रिमूव्स ऑल द कॉइल्स ऑफ द डीएनए, और डीएनए इस तरह से स्ट्रेट चेन्स में आ जाता है, डुप्लीकेट होने जा रहा है। अब देखिए एक मॉलिक्यूल से शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह हम एंड पे देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब जब ये डीएनए की दोनों चेन सीधी हो गई तो हम सपोज करते हैं कि इसमें ये 4-5 न्यूक्लियोटाइड हैं, जी और सी है, ए और टी है, टी और ए है, और सी और जी है। 4 बना लेते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 2 चेन हैं डीएनए की, ये 5 प्राइम 3 प्राइम चेन कहलाती है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम चेन कहलाती है। तो जब डीएनए ने रेप्लिकेट होना होता है तो डीएनए की ये दोनों चेन जो है ना, ये आमने सामने जो एक दूसरे के मौजूद हैं, ये एक जिपर की तरह, एक जिप की तरह यूं खुल जाती हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन का, इसका साइटोसिन और गवानीन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, दैट ब्रेक्स, एंड देन बॉन्ड बिटवीन एडिनाइन एंड थायमिन आल्सो ब्रेक्स, एडिनिन एंड थायमिन आल्सो ब्रेक्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो स्लोली ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है ये प्रोसेस जो है ना, ये भी डीएनए के में सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं जो ये करते हैं। एक बड़ा फेमस एंजाइम है जिसे डीएनए जो डीएनए का मतलब रेप्लिकेशन करता है और उसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज आता है और वो रेप्लिकेशन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक होते हैं हाइड्रोजन के। आप देखें यूँ होता यूँ है। हम सपोज करते हैं कि ये कुछ इस तरह से है सूरत हाल, यूँ कि जैसे जिप के डेंटिकल्स एक साइड के दूसरे के अंदर स्टक हुए होते हैं, तो ऐसे हम सपोज करते हैं कि ये कार्बन जो है साइटोसिन जो है ये गवानीन बेस के साथ यूं अटैच हुई हुई है, जैसे जिप के डेंटन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो मैं इनको ज़रा ओपन करके दिखाता हूँ तो सूरत हाल यूँ हो जाएगी। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ये करेगा। आप देखें डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज 2 एंजाइम हैं जो कि इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। गवानीन साइटोसिन थोड़ा फासले पे बना लो तो बेहतर है। ये गवानीन रहे,
ये साइटोसिन है। तो दिस वाज द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विच हैव ब्रोकन नाउ। दिस इज द एडेनाइन and this is the thymine. Yeah. तो आप देखें जिस तरह से एक जिप जो है ना वो खुल जाती है ना, ऐसे ये दोनों चेन डीएनए की एक दूसरे से दूर हट गई। और अब इस चेन के अंदर के सामने नया न्यूक्लियोटाइड आएगा जो कि ग्वानिन के सामने साइटोसिन, यानी इस तरह से एक चेन नई बनना शुरू होगी। ग्वानिन के सामने साइटोसिन डबल ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाते हुए अटैच हो जाएगा। और जिस तरह से जिप के डेंटिकल एक दूसरे के अंदर स्टक हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ एडेनिन के सामने थाइमीन, थाइमीन के सामने नया एडेनाइन, साइटोसिन के सामने नया ग्वानाइन। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड थे, तो 4 न्यूक्लियोटाइड इसके सामने नए अटैच हो गए इस चेन के सामने। और ये जो चेन थी इसके सामने भी यही सूरत हाल होगी। साइटोसिन के सामने एक नया ग्वानिन, थाइमीन के सामने एक नया न्यूक्लियोटाइड जिसे एडेनाइन बोलते हैं। एडेनाइन कंटेनिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड का पूरा नाम है। और यहाँ थाइमीन और यहाँ पे यूँ साइटोसिन। तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज ने नई बना दी हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके अंदर नए न्यूक्लियोटाइड लगे हैं। तो ये जो नए न्यूक्लियोटाइड हैं इनकी ये जो अपराइट यानी ये वाली जो चेन है, इसके अंदर ज़ाहिर है इस जगह साइटोसिन के पीछे यहाँ डीऑक्सीराइबोज मौजूद है। यहाँ डीऑक्सी मैं लिखता हूँ डीऑक्सीराइबोज, और यहाँ फास्फोरस ग्रुप है, यहाँ फिर डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ फास्फोरस है या फास्फेट है। तो सो ऑन। इसी तरह इस नई चेन में ये जो नई चेन ये डेवलप हुई है। और ये आप देख सकते हैं ग्वानिन से लेकर ये साइटोसिन तक नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना है। इसी तरह यहाँ साइटोसिन से लेकर ग्वानिन तक नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना है। और इन दोनों चेन्स में ये जो 2 नए मॉलिक्यूल बने हैं ना डीएनए के, इनमें एक चीज़ समझने की है कि ये ओल्ड चेन है और ये भी ओल्ड चेन है। ये ओल्ड चेन थी, ये ओल्ड चेन थी। और अब ये जो 2 मॉलिक्यूल नए डीएनए के बन गए, इनके अंदर एक ये ओल्ड चेन है और एक न्यू है। इस दूसरे मॉलिक्यूल में भी एक ओल्ड चेन है और एक न्यू है। ये जो ओल्ड चेन्स है ना, बोथ हैव प्रोवाइडेड द टेम्पलेट, यानी इन्होंने ये नक्शा फराहम किया है, ये इसने और इसने के इनके आगे नए न्यूक्लियोटाइड लग कर तो 2 मॉलिक्यूल डीएनए के तैयार हो सके। अब देख सकते हैं ये जो 2 नए मॉलिक्यूल बने हैं, बोथ हैव हाफ ऑफ ओल्ड पार्ट एंड हाफ और एक नई चेन है। सिमिलरली इस दूसरे मॉलिक्यूल के भी अंदर 1 चेन इज ओल्ड और एक नई चेन है। तो लिहाजा इस तरह की डीएनए की जो रेप्लिकेशन है ना, जिसमें एक मॉलिक्यूल से 2 हो जाएं और बोथ न्यू हैव हाफ न्यूअर पार्ट एंड हाफ ओल्डर पार्ट, इस तरह की रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए की यही रेप्लिकेशन का जो मॉडल है ना, ये वाटसन और क्रिक ने 1953 में पेश किया था। एक तो उन्होंने ये बताया था कि डीएनए की जो सेल के अंदर फॉर्म है वो इस तरह की होती है, और जब उसने रेप्लिकेट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ये कॉइल रिमूव होते हैं। देन इस तरह के 2 मॉलिक्यूल जो कि आधे न्यू और आधे ओल्ड होते हैं बनते हैं, और उसके बाद दोबारा से इनकी कॉइलिंग होती है। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल जो कि पेरेंट था,
इट हैव प्रोड्यूस्ड 2 न्यू मॉलिक्यूल्स जिनको हम डॉटर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। और इन दोनों डॉटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक चेन ओल्ड है, दूसरी न्यू है, ओल्ड है न्यू है। इसमें जो ओल्ड चेन है ना, जहाँ जब डीएनए का नए मॉलिक्यूल बन रहे थे तो ओल्ड चेन इस वाली ने और इस वाली ने इन्होंने टेम्पलेट का किरदार अदा किया, यानी इन्होंने वो नक्शा मुहैया किया है जिसके आगे नई चेन बन सके। ज़ाहिर है गवानीन के सामने साइटोसिन लगी है, साइटोसिन के सामने गवानीन लगी है। तो अब आखिरी बात करके मैं बात को ख़त्म करूँगा कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन ज़रूरी है सेल डिवीजन से पहले। विदाउट रेप्लिकेशन डीएनए जो है ना ये डुप्लीकेट नहीं होगा और इस तरह से सेल भी डिवाइड नहीं कर सकेगा। तो डीएनए का ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताया था कि ऐसा होगा, एंड देन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ केम और पता चला कि वाकया ही ऐसा ही था। और फिर 1963 का जो नोबेल प्राइज़ था इन दोनों को मिला, डॉक्टर वाटसन को और डॉक्टर क्रिक को। तो इंशाल्लाह जो इसके बाद जो है लेक्चर नंबर 16 उसमें हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स के और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।